चलिए जी, हमने बात पढ़ लिया था पिछली क्लास में। आज हम पित्त के बारे में पढ़ेंगे, पित्त क्या होता है। ठीक है। पित्त शब्द जो हमारा संस्कृत के तप धातु से बना है। तप यानी कि तपना, उष्मा, गर्मी। ठीक है। तपते इति पित्तम, अर्थात जो तत्व शरीर में ताप या गर्मी, उष्मा, हीट पैदा करे, उत्पन्न करे, वह पित्त कहलाता है। ठीक है। पित्त क्या होता है? एंजाइम्स और हार्मोन्स का नियमन करता है। ठीक है। ये क्या होते हैं? हार्मोन्स और एंजाइम होते हैं, खाने को पचाने के सहायक होते हैं, बट पित्त के थ्रू ये हेल्प करते हैं। अकेले ये खाने को नहीं पचा सकते, इनको भी पित्त की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके ये नियमन करते हैं। हम जो भी खाते हैं, पीते हैं या श्वास के रूप में वात का जो ग्रहण करते हैं, उन्हें, ये खाने वाली चीजें होगी, पीने की चीजें होगी, और जो वात हमारी, जो हम सांस लेते हैं, उन्हें शरीर के तत्वों, जो हमारे तत्व पढ़े थे हमने, दोषों, जो दोष पढ़े थे, धातुएं जो हम आगे पढ़ेंगे, आदि के रूप में जो प्रणीत करने का जो कार्य है, जो उनमें समेटता है इन चीजों को, वह पित्त ही कहलाता है। पित्त ही करता है उसका कार्य। ठीक है। यानी कि हमने जो भोजन करा, भोजन करने के बाद उसको पचने का जो कार्य है वो पित्त के थ्रू होता है। ठीक है। उसके बाद उसको अंगों तक लेके जाने का तत्व जो हमारे पढ़े थे हमने, कितने तत्व होते हैं हमारे शरीर में? तत्वों की संख्या हमने पढ़ी थी 5। 5। 5 तो महाभूत हो गए जी। 3 ऐसे तत्व होते हैं जिन्हें दोष भी कहा जाता है। वात पित्त कफ। हाँ। ठीक है। ये दोषों, आगे आगे दोषों, जो दोष हो गए हमारे, तत्व हो गए उनसे रिलेटेड, धातुएं होगी आगे हमारी 7 धातुएं हम जो पढ़ेंगे, आगे पढ़ने में आएंगे। आदि के रूप में प्रणीत करने का जो कार्य, जहां आके बिल्कुल एंड हो जाता है, धातु पे आगे एंड हो जाती है सारी चीजें। धातु के बाद एक और आता है, ओज, तेज, ऐसे करके 2 धातुएं और आती हैं। ठीक है। तो वहां तक जाके खाना बिल्कुल एंड हो जाता है, उसमें से मल निकलता रहता है, सार भाग निकल गया, फिर वो डाइजेस्ट हुआ, उसमें से कुछ मल निकल गया, वो साइड हो गया, फिर जो सार भाग हुआ, ऐसे करके करके के खाना पचता 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 बिल्कुल एंड तक पच जाता है। तो तत्वों में, दोषों में, धातुओं में, सब में जो बंटता है, जिससे हमारा पूरा शरीर बनता है, आदि के रूप में जो बंटने का काम है, प्रणीत करने का, जो समापन करने का, खत्म करने का जो कार्य है, वो यह पित्त ही करता है। ठीक है। किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं है? अब पित्त के स्वाभाविक गुण है स्नेह। स्नेह आप सभी ने पढ़ा था, चिकना होता है। उष्ण, उष्ण यानी कि गर्म हो गया। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण यानी कि, टेक्स्ट बताएंगे? तेज। ठीक है जी। च, च माने और, द्रव्यम, मलम, पाचन और जलन करने वाले। कटु, कटु कौन से होते हैं? कटु, कड़वा। कटु तीखा, कड़वा। तीखा। तीखा। विपरीत गुणई। ठीक है। पित्तम द्रव्यरसु प्रशाम्यति, ये चरक संहिता में 1/60 नंबर का सूत्र है। हमने 1/59 पढ़ा था, वो वात का था। 1/60 है, ये पित्त का हो गया, और 61 जो आएगा वो कफ का आ जाएगा। ठीक है। कुछ स्निग्ध यानी कि चिकना, उष्ण गर्म हो गया, तीक्ष्ण पाचन और जलन करने वाला, तीव्र गति वाला, तरल कच्चे मांस जैसी गंध वाला होता है, वो यह पित्त होता है। तो ये पित्त के बारे में बताया गया है यहाँ पे। पित्त की 2 दशा होती है, एक पक्व दशा होती है, एक अपक्व दशा होती है। पक्व दशा में जो पित्त होता है, उसका स्वाद जो है तिक्त और रंग पीला होता है, स्वाद इसका तिक्त होता है। हमने, आपने अभी पढ़ा नहीं है, जब आगे आएंगे ना षड्रस आएंगे, उसमें आपको पढ़ने को आएगा, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ऐसे करके 6 रस होते हैं। मधुर मीठा, अम्ल खट्टा, लवण नमक वाला नमकीन। ठीक है। उसके बाद आता कटु, कटु मतलब तीखा, तिक्त, तिक्त मतलब कड़वा, और कषाय मतलब कषैला। ठीक है। आप कटु और तिक्त में आपका कंफ्यूजन है,
वो क्लियर हो जाएगा। कटु मतलब होता है तीखा और तिक्त मतलब होता है कड़वा। ओके, कटु जो है वो तीखा यहाँ सिर्फ आयुर्वेद में बोला गया, उसके अलावा आप सभी जगह कटु मतलब कड़वा यूज होता है। स्वाद जो होता है इसका तिक्त होता है, तिक्त यानी कि कड़वा होता है और रंग पीला होता है। अपक्व दशा में जो पित्त होता है उसका स्वाद खट्टा होता है और रंग नीला होता है। आप लोग जिन्होंने कुंजल क्रिया अच्छे से की होगी, दंड धोती की होगी, वस्त्र धोती की होगी, ठीक है, उन लोगों को पता होगा कि पक्व दशा में पित्त कैसा होता है, खट्टा होता है, कड़वा होता है, ठीक है, उसका रंग कैसा होता है, ये खट्टा और रंग नीला नीला सा हो जाता है, जो ये आप सभी इससे अवगत होंगे जिन्होंने भी षटकर्म अच्छे से किए होंगे। ठीक है, वैसे पित्त और अग्नि भिन्न भिन्न तत्व हैं। पित्त और अग्नि अलग अलग चीजें हैं, लेकिन फिर भी शरीर में अग्नि का जो प्रतिनिधित्व करता है वह यह पित्त ही करता है। पित्त अलग चीज होता है, अग्नि अलग चीज होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो शरीर में जो अग्नि है, जठराग्नि और जो 13 प्रकार की हमने अग्नियां पढ़ी थी, ठीक है, उन सबका जो प्रतिनिधित्व करता है वह यह पित्त ही करता है। इसी के सहारे वो चलती है। अग्नि के समान ही यह शरीर के तापमान को बनाए रखता है, भोजन का पाचन करता है, रक्त, त्वचा आदि को वर्ण प्रदान करता है। वर्ण मतलब सुंदरता प्रदान करने का जो कार्य होता है वो पित्त का होता है। रक्त, त्वचा आदि को वर्ण प्रदान करता है, यानी कि अगर ये बिगड़ता है तो ये प्रॉब्लम जरूर होगी, रक्त की और त्वचा की प्रॉब्लम भी होंगी। वात का विशेष गुण क्या था, कोई बच्चा बताएगा? चलना। योग वहिता। योग वाहिता, और उसमें हमने पढ़ा था कि ये जो हमारी जो सांस है, सांसों का नियंत्रण भी, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका नियंत्रण भी वात के थ्रू ही होता है। ठीक है, अब पित्त में देखो अलग चीज निकल के आई है, रक्त त्वचा को और रक्त आदि को सुंदरता प्रदान करता है, वह पित्त होता है। अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि त्वचा को सुंदरता प्रदान करने का कार्य होता है वात का, पित्त का, कफ का या सन्निपात का, और कुछ भी ऐसी चीज दे दे तो आपको यहाँ से निकालना। ठीक है, बाकी तो आपको सब समान ही मिलेंगे, थोड़ा बहुत सा डिफरेंस में मिलेंगे, बट ये कुछ अलग से होते हैं हटके। ये आपको और जगह नहीं देखने को मिलेगा, ना आपको ये वात में देखने को मिलेगा ये, और ना ही आपको कफ में मिलेगा। कफ में कुछ अलग चीज मिलेगी, वात में जैसे हमने कुछ अलग चीज पढ़ी थी। हृदय में एकत्र श्लेष्मा को दूर करता है, जो म्यूकस इकट्ठा हो जाता है हार्ट के चारों तरफ, उसको जो दूर करता है, ठीक है, वो करता है पित्त। मालिश आदि करने से त्वचा में जो स्निग्धता आती है उसका ग्रहण भी यह पित्त ही करता है। करता पित्त है, लेकिन सहायता किसकी रहती है? वात की, क्योंकि वात के बगैर ये पंगु है, ये हमने लास्ट में पढ़ लिया था। मालिश करने से जो त्वचा में जो स्किन के अंदर जो ग्लो आता है, उसके अंदर चिकनापन आता है या मोबिलिटी का जो काम होता है, उसको ग्रहण जो करता है वो यह पित्त ही करता है, इसी के थ्रू होता है। मानसिक कार्य जैसे मेधा, मेधा मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? बुद्धि सर, स्मरण शक्ति। मस्तिष्क। समझ सकते हैं, थोड़ी तीव्र, शार्प, शार्प माइंडेड बोलते हैं जिसको। ठीक है, शौर्य, साहस, हर्ष आदि का संचालन भी यह दोष ही करता है। दोष मतलब पित्त ही करता है। ठीक है, जब पित्त अपनी सम अवस्था में नहीं होता है तो भोजन का पाचन भी ठीक से नहीं हो पाता है। यानी कि आप यूं समझिए, जब ये अवस्था में होता है तो भोजन का पाचन बहुत अच्छे से होता है, जब नहीं होता बिगड़ जाता है। अगर मान लो ये कम हो गया तो भोजन लेट से पचाएगा, अगर जल्दी मतलब इसकी जठराग्नि किसी की या पित्त जिसके अंदर ज्यादा बढ़ जाता है, फिर क्या करता है ये, ऐसा भी हो जाता है पेट के अंदर खाना गया और आधे घंटे के अंदर वो खाना जो है पच गया, उसको फिर बार बार भूख लगती है। हमने वो डायग्राम देखा था ना, वात वाला व्यक्ति, पित्त वाला व्यक्ति और कफ वाला व्यक्ति। पित्त वाला नॉर्मल सा था ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा बिल्कुल पतला, एवरेज था। तो क्योंकि जब अडल्ट एज आती है उसमें आके पित्त सभी का बढ़ता है, तो उसमें भूख भी ज्यादा लगती है, आदमी कार्य भी ज्यादा करता है। ठीक है, तो भोजन चंचलता भी बढ़ती है, ये सारी चीजें इनबैलेंस हो जाती है उसके अंदर, तो पाचन ठीक से नहीं हो पाता है। उसके अनेकों कारण और भी हैं, लेकिन उसमें से बड़ा कारण जो है पित्त है।
अब पित्त क्यों बैलेंस डिसबैलेंस होता है, उसके अनेकों कारण है, वो आप पढ़ लेंगे, आगे आएंगे आपके सामने। पाचक अग्नि मंद हो जाती है जिससे कफज भाव की अभिवृद्धि हो जाती है। ठीक है, पाचक अग्नि जब मंद हो जाती है, यदि पित्त को थोड़ा सा कम हो जाता है तो कफ भाव की अभिवृद्धि हो जाती है, कफ बढ़ जाता है, फिर कफ इसके ऊपर कब्जा कर लेता है। और हमने एक जगह पढ़ा था अभी, हृदय में एकत्र श्लेष्मा को दूर करता है। जब पित्त सही रहता है तो ये कफ को दूर करता है, बैलेंस जितना कफ चाहिए उतने को बॉडी के अंदर रखता है। बट जब पित्त कम हो जाता है तो कफज भाव की अभिवृद्धि हो जाती है। ठीक है, इसलिए पित्त का कफ के लिए होना जरूरी है। अगर पित्त शांत हो गया तो कफ बढ़ जाएगा, कफ बढ़ जाएगा तो आदमी की एडिपोज टिश्यू बढ़ जाएंगे, फिर मोटापा, मोटापे से फिर तरह तरह की बीमारियां, वो सारी चीजें आ जाएंगी। खाना अच्छे से नहीं पचेगा। ठीक है, मेन तो यही कारण हो गया। अब खाना नहीं पचेगा तो न्यूट्रिशन वैल्यू जो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा बॉडी के अंदर, सारे न्यूट्रिशन नहीं जाएंगे। अब न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, वो और अलग तरीके की बीमारियां हो जाएंगी। आपके अंदर पित्त का भी होना जरूरी है, कफ का ना बढ़े उसके लिए भी पित्त जरूरी है। जब कफ आएगा तब कफ के बारे में पढ़ेंगे। इसके कारण जब पाचक अग्नि मंद हो जाती है जिससे कफ बढ़ जाता है, इसके कारण उत्साह में कमी हो जाती है तथा हृदय, फेफड़ों आदि में कफ इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, हमने पढ़ी थी ना कफ के 20 प्रकार की बीमारियां होती हैं, उस 20 में अब ये काउंट कर सकते हैं। देखो, हृदय और फेफड़ों आदि में कफ की मात्रा बढ़ने लग जाती है, कफ इकट्ठा होने लग जाता है, फिर इसको अस्थमेटिक हो जाता है। दमा ठीक बोलते है, हैं, दमा दमा, सफोकेशन। अस्थमा हो जाता है। हाँ, वो धीरे धीरे फिर दमा का रूप ले लेता है, सांस का रोग बोलते हैं जिसको। ठीक है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, फेफड़े फूलने सिकुड़ने कम हो जाते हैं, क्योंकि चारों तरफ एक लेयर बन जाती है कफ की, वो उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलीज होने में प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाता है। ठीक है, छोटे छोटे सांस लेने लग जाता है व्यक्ति। पित्त के प्रकार, पित्त 5 तरह का होता है, जैसे हमने वात पढ़ा था, वात के 5 प्रकार होते हैं। कोई बच्चा बताएगा 5 प्रकार कौन से पढ़े थे हमने? वो ये पंच तो प्राण। प्राण अपान उदान, प्राण अपान समान उदान व्यान, ये प्राण, तो उदान, समान, ज्ञान और अपान। ठीक है जी। अब मैंने आपको एक दिन बताया था, जैसे जो नाड़ी प्रशिक्षण होते हैं, जो नाड़ी के जो जानकार होते हैं, वैद्य जी होते हैं, वो पकड़ते हैं आपकी नाड़ी को, वो पढ़ते हैं, 3 नाड़ियों को पकड़ते हैं, उस 3 नाड़ियों से वो वात पित्त कफ तीनों को देखते हैं। तीनों को अलग अलग होता है, उनकी शेप अलग अलग होती है, बीट की जो महसूस करना होता है बीट को, वो अलग अलग होता है तीनों का। ठीक है, उसके बाद मान लो किसी बच्चे का पित्त बिगड़ा हुआ है, अब वात और कफ तो एक तरफ हो गए, पित्त रह गया। अब पित्त में फिर 5 प्रकार हैं, फिर वो 5 प्रकारों में जाएंगे, फिर वहां से पता चलेगा। अब साधक का पित्त, किसी का पित्त बिगड़ा और पित्त में भी साधक पित्त बिगड़ा हुआ है, तो उसको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, फिर वो वैद्य जी बताएंगे आपको हार्ट की ब्लॉकेज है या हार्ट में ये प्रॉब्लम है, आपको हार्ट से संबंधित कोई बीमारी है। फिर वो कहेंगे नहीं जी ऐसा तो नहीं है, फिर कहेंगे आपकी नाड़ी तो बोल रही है, फिर वो कहेंगे जी हाँ अल्ट्रासाउंड कराई थी या एंडोस्कोपी कराई थी या जो भी है हमने एक्सरे कराया था, उसमें ये आया जी। ठीक है, तब उनको डाउट, उनको ये होता है कि हाँ सच में ये जानकार है नाड़ी के। ठीक है, या आलोचक पित्त पकड़ा गया किसी का, तो वो कहते हैं उनकी, फिर वो आलोचक पित्त में वो देख ले तो वो तो सिम्टम सीधा ही पता चल जाता है कि आंखों से रिलेटेड है। फिर वो देख के बताते हैं कि आपको पीलिया हो रखा है। ठीक है, या आंखों की कोई और बीमारी है, आंख से संबंधित कोई प्रॉब्लम है आपको, वो बता देते हैं। जैसे रंजक पित्त में लिवर यकृत होता है। अब लिवर जो है, लिवर किसी का डैमेज होगा तो लिवर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होती है वो सारी की सारी इसमें आ जाएंगी। फिर वो उसके आंखें देख लेते हैं, उसकी टंग देख लेते हैं, फेस देख लेते हैं। ठीक है, होठ देख लेते हैं, नाखून देख लेते हैं, फिर वो बताते हैं कि आपको लिवर की ये प्रॉब्लम है, आपको पीलिया हो रखा है, या लिवर से रिलेटेड अन्य जो भी प्रॉब्लम होती है वो ऐसे बताते हैं। ठीक है, 5 प्रकार के पित्त होते हैं। पाचक पित्त, पाचक पित्त जो होता है अमाशय का अधोभाग व पक्वाशय का मध्य भाग होता है। ठीक है, अमाशय का अधोभाग यानी कि जो हमारा स्टमक होता है उसका हाफ पीछे का पार्ट, और पक्वाशय का मध्य भाग।
ठीक है, ये होते हैं जो पाचक पित्त के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है सेकंड नंबर पे आता है रंजक पित्त। रंजक पित्त में हमारा लीवर होता है, प्लीहा होते हैं, स्प्लीन। ठीक है, फिर आता है हमारा साधक पित्त। साधक पित्त में जो है हमारा हार्ट से रिलेटेड होता है। आलोचक पित्त जो कार्य करता है वो नेत्रों के ऊपर करता है, आंखों के ऊपर काम करता है। और भ्राजक पित्त होता है वो त्वचा यानी कि स्किन के ऊपर काम करता है। ये हमने पढ़ लिया था। अकेले पित्त के प्रकोप से 40 प्रकार के रोग होते हैं। ठीक है, अब आमाशय और अधोभाग होगा और पक्वाशय का मध्य भाग होगा। अब इससे जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां होंगी वो पाचक पित्त में आ जाएंगी। लीवर से मिलती जुलती जितनी भी बीमारियां होंगी जिनमें बेस लीवर हो, या स्प्लीन से रिलेटेड, या हार्ट से रिलेटेड होगी, या आईज से रिलेटेड होगी, या स्किन से रिलेटेड होगी, तो जब टोटल को कैलकुलेट करते हैं तो 40 के लमसम बीमारियां आ जाती हैं, जो सिर्फ पित्त के इम्बैलेंस होने से होती है, अकेले पित्त से। ना उसमें वात का रोल होगा ना कफ का रोल होगा। पित्त के प्रकोप के कारण क्या है वो देख लेते हैं। चटपटे, खट्टे, नमकीन, गर्म, विदाही, जो शरीर में दाह उत्पन्न करे, ऊष्मा उत्पन्न करे, गर्मी उत्पन्न करे, तथा बहुत तीखे पदार्थों तथा मादक पदार्थों, शराब आदि का सेवन हो गया। द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन, यहाँ लिखा गया द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर में पित्त दोष बढ़ता है। अगर इन चीजों को ठीक ठाक से लिया जाए तब कोई नुकसान नहीं है। जब हम ओवर करते हैं इन चीजों का तब वो हमारे अंदर पित्त दोष को बढ़ा देती है। ठीक है, आपने देखा होगा, वैसे तो तरीके तो और भी बहुत होते हैं, पर आपने देखा होगा जिनको अस्थमेटिक होते हैं, सर्दियों में खांसी जुकाम बुखार, उनको बोलते हैं कि काढ़ा ले लो, बोलते हैं ना, काढ़ा ले लो। यस नो? यस सर। यस भैया। हाँ, वो काढ़े का काम होता है कफ को कम करना। ठीक है, ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, चटपटे, खट्टे, नमकीन, गर्म, विदाही। इसमें अगर आप जनरली देखेंगे मधुर को छोड़ के अम्ल, लवण और कटु। ठीक है, अम्ल हो गया खट्टा, ये खट्टे आ गए हमारे, और लवण हो गया नमकीन, और फिर आता है अम्ल, लवण, कटु। कटु यानी कि तीखे, बहुत तीखे पदार्थों का, मादक पदार्थों का, क्योंकि मादक पदार्थों से शरीर में दाह उत्पन्न होती है शराब आदि के सेवन से। जो भी सूर्य के कलर की जितनी भी चीजें होती हैं, सर ऑरेंज विदाही में का मतलब ऑरेंज, क्या होता है? विदाही होता है दाह उत्पन्न करना शरीर के अंदर, गर्मी, उष्णता। ठीक है सर। हाँ, ठीक है, गरम विदाही, जो ज्यादा गरम तीखे मसाले होते हैं जो शरीर के अंदर गर्मी पैदा करते हैं। कई लोग तो बहुत स्पाइस, इतना स्पाइसी खाते हैं, राजस्थान साइड से जो होते हैं तो बहुत ही ज्यादा स्पाइसी खाते हैं, मतलब नाक से जुकाम आता रहेगा, वो खाते रहेंगे, लगे रहेंगे, सी सी करते रहेंगे, खाते रहेंगे। बहुत तीखे पदार्थों का, मादक पदार्थों का, द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर में पित्त दोष बढ़ता है। एक पॉइंट तो ये आ गया, इसमें 3 पॉइंट हमारे ये आ गए, अम्ल, लवण और कटु। ठीक है, हमने वात में पढ़ा था, कोई बच्चा बताएगा वात में क्या पढ़ा था, किन से हमारा वात बढ़ता है? ठंडे रूखे पदार्थों से। और कोई बताएगा? शीतलता। और कोई बताएगा? शीतलता ठंडे की बात है, और कोई बताओ। विषाक्तता, अलग अलग तरह के शीतलता, वेग लघुता, रोकने पर। सूक्ष्मता, चंचलता, वेग रोक करने से जो उष्ण मैं जल। पूछना चाह रहा हूँ वो नहीं बता रहे। यस यस यस, आओ आओ आओ, सही है सही है, सही ट्रैक पे आए हो। सर वात का ये उपचार है ना सर, ये जो मतलब स्नेह पदार्थों का सेवन करना, कोई नहीं, उष्ण जल उपचार से बता दो, स्नान। कारण उसी में आ जाएगा, उसके अपोजिट उपचार के अपोजिट कारण। सर और मैंने बताया भी था अच्छा, इन ठंडे चीजों के भोजन, सेवन करने से उष्ण आपका जल वात से कम होएगा, स्नान, कफ बढ़ जाएगा। ठंडे ठंडे पानी से स्नान करना, और सर कहीं मैम से मेरा रात को क्वेश्चन देर ये है, तक सुनिए जगना। सुनिए, अरे सुनिए 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 सुनिए, ये तो सभी कारण। यहाँ आया खट्टे, नमकीन और बहुत तीखे पदार्थों के सेवन से, यानी कि अम्ल, लवण और कटु के सेवन से पित्त बढ़ता है। ठीक है, षड रस में से 3 रस आ गए हमारे सामने। ऐसे ही 3 रस थे जिनसे वात बढ़ा था, और मैंने आपको बोला था इनका सेवन करोगे तो वात बढ़ेगा। इसके अपोजिट जो बच गए उनका सेवन करने से कफ बढ़ जाएगा, वात कम हो जाएगा। अब वो पूछना चाह रहा हूँ।
कटु तिक्त कसाई। कटु तिक्त कषाय से क्या होता है? वात बढ़ता है। बहुत बढ़िया नेहा जी। उसके अपोजिट जो बच गए उनसे वात कम हो जाएगा लेकिन कफ बढ़ जाएगा। वो अपोजिट क्या है? मधुर, अम्ल और लवण। लवण और मधुर। मधुर, अम्ल, लवण के प्रयोग से क्या होता है? कफ, वात कम हो जाएगा, कफ बढ़ जाएगा। अब यहाँ आ गया अम्ल, लवण और कटु। इनके सेवन करने से पित्त बढ़ेगा। अब पित्त को कम करना है तो इनके जो अपोजिट बच गए उनका सेवन करने से हमारा पित्त शांत हो जाएगा, फिर कुछ और बढ़ जाएगा। अब बच गए कौन से? मधुर, तिक्त और कषाय, या तिक्त, कषाय और मधुर, तीन बच गए। ठीक है, जब इसका हम आगे उपचार पढ़ेंगे ना, वहां आएंगे ये। मादक पदार्थों और द्रव्यों का अधिक मात्रा में सेवन करने से शरीर में पित्त दोष बढ़ जाता है। सूखी सब्जियां और क्षार पदार्थों का अधिक सेवन करने से, ये सूखी सब्जियां हमारे सामने बात में भी आई थी। अधिक धूप के सेवन करने से, अधिक अग्नि का सेवन करने से हमारा पित्त बढ़ जाता है। ठीक है, अधिक मैथुन करने से हमारा जो है पित्त बढ़ता है। अनियमित रूप से भोजन करना, ये हमने बात में भी पढ़ा था। पहले भोजन के पचने से पहले ही दूसरा भोजन कर लेना, उससे भी वात भी बढ़ता है और पित्त भी। अनियमित रूप से यानी कि बिन समय के खाना खाना। कभी आप ब्रेकफास्ट 9 बजे कर रहे हो, कभी आपका लंच 9 बजे हो रहा है, कभी ब्रेकफास्ट आपका 12 बजे हो रहा है, कभी आपका ब्रेकफास्ट 2 बजे हो रहा है, कभी ब्रेकफास्ट और लंच दोनों को स्किप कर रहे हो आप। ठीक है, तो अनियमित रूप से भोजन करना ये भी आपके पित्त को बढ़ाता है। क्रोध, भय, निराशा के विचार भी शरीर में पित्त दोष को बढ़ावा देते हैं, पित्त दोष को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब पित्त को शांत रखना है तो गुस्सा, भय, क्रोध आदि के विचार भी नहीं मन में आने चाहिए। जब आप यम नियम पढ़ते हैं तो आते हैं ना, मन, वचन और कर्म से कुछ नहीं होना चाहिए। ना आपने चोरी करनी है, ना सोचनी है। कर्ताकारिता अनुमोदिता में भी आएगा ये आपको। ना करना है, ना करवाना, ना जो कर रहा है उसको पंप मारने, करते करते हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सही है, सही है। ठीक है, तो अगर ये भी विचार आते हैं तो उसका तो नुकसान होगा या नहीं होगा? आपका पित्त इम्बैलेंस हो रहा है। देखो यहाँ पे लिख रखा है, पित्त दोष को प्रभावित करते हैं। अगर क्रोध, भय, गुस्सा, निराशा के विचार आ जाते हैं किसी के प्रति, आप इतने क्रोधित मत होइए, इतनी हेजिटेशन मत पालिए। उसको तो पता हो ना हो, आप कुछ कह भी नहीं पा रहे, लेकिन अपने अंदर ही अंदर आप खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, पित्त प्रकोप के लक्षण: थकावट होना, अधिक पसीना आना, बल व नींद की कमी, शरीर में जलन, ये तो कॉमन हो गया। तापमान की अधिकता कॉमन हो गया। त्वचा का रंग पहले की अपेक्षा गाढ़ा हो जाना। ठीक है, और पित्त में ही हमने पढ़ा था, सुंदरता भी प्रदान जो करता है वो तब पित्त ही करता है। अंगों से स्मेल आने लग जाएगी, स्वेट से स्मेल आने लग जाएगी। ठीक है, मुंह से स्मेल आने लग जाएगी। चिपचिपाहट, मुंह, गला आदि का पकना, गले में हो जाता है ना, बोलते हैं गले हो गए इसको, तो मुंह में छाले हो जाते हैं, थ्रोट में टॉन्सिल टाइप हो जाता है जो। क्रोध, मूर्छा, चक्कर आना, नेत्रों, नाखून, त्वचा आदि का पीला पित्त प्रकोप का विशेष लक्षण है। आंखों का पीलापन होना, नाखूनों का पीला होना, स्किन का पीला होना, किसका कारण है? कौन सा रोग होता है ऐसे? जॉन्डिस सर। जॉन्डिस, जॉन्डिस पीलिया में ये होता है। और हमने ऊपर पित्त के प्रकार भी पढ़े थे। पित्त के प्रकार में हमने पढ़ा था, कौन से पित्त में होता है? लिवर। ठीक है, या तो लिवर में ही आएगा क्योंकि लिवर की वजह से होता है। रंजक पित्त है इसमें। ठीक है, रंजक पित्त जो है, पित्त बढ़ जाता है जब पित्त इम्बैलेंस होता है उसमें, फिर रंजक पित्त जब इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से फिर ये पीलिया होता है। मुंह का कड़वा स्वाद होना या खट्टा स्वाद होना। ठीक है, शीतल आहार विहार की इच्छा भी पित्त की अधिकता के सूचक होते हैं। जैसे मान लो अगर आपका पित्त बढ़ जाएगा, शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है, तो आपको बहुत ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है, बहुत ठंडा चीज खाने की इच्छा होती है। आप रूम में आए तो आप ऐसे करेंगे, बस कूलर के आगे या एसी के आगे, बस सीधे ब्लोअर के आगे खड़े हो जाएं। ठीक है, मतलब पानी चाहिए तो आपको ठंडा चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो भी चाहिए बहुत एकदम चिल्ड चाहिए आपको। वो इच्छा जब आपके अंदर की पनपती है तो वो सूचक होते हैं किसके? पित्त के।
पित्त की अधिकता के सूचक होते हैं। अब उसको शांत करने के उपाय पे आते हैं। यहाँ आपको मिलेंगी वो सारी चीजें जो मैंने षड्रस में से बताई थी। प्रकोपित पित्त को शांत करने के लिए विरेचन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। विरेचन क्रिया क्या होती है, कोई बच्चा बताएगा? यस सर, ये पंचक्रम में यस, होता है एक। उसमें हम पूर्व कर्म करके घृतपान करते हैं, और घृतपान करके जैसे शंख प्रक्षालन में करते हैं, इसी तरह होता है, औषधि द्रव्य पान करके ठीक है। सारा पेट से बेसिकली गंदगी आप ये बाहर कह सकते हो ये लूज मोशन, किसी भी जरिए हाँ से हाँ। लूज मोशन लगवाना, ठीक है, उसको विरेचन। वमन होता है वो मीटिंग करना, विरेचन होता है लूज मोशन करना, ठीक है। प्रकोपित पित्त को शांत करने के लिए विरेचन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। घृतपान भी पित्त के प्रकोप को शांत करता है। जब किसी का पित्त बढ़ जाता है तो उसको घृत का पान करवाया जाता है, उससे उसका पित्त शांत हो जाता है। आप में से कोई बच्चा अगर गांव के एरिया से होगा तो सबको पता होना चाहिए, किसी की एक प्रॉब्लम होती है पित्ती उछलना, सुना है कभी कोई? जी भैया। पित्ती उछलना, उसमें आपके शरीर पे डॉट डॉट से हो जाते हैं, दाफड़ बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो वो हो जाता है, उसको पित्ती उछलना बोलते हैं। पित्त का रोग भी बोलते हैं, पित्त का रोग तो होता ही है। तो उसमें आप उसको 1 या 2 चम्मच घी पिला दो, थोड़ी सी देर में वो सारा का सारा शांत हो जाता है। और वो इतना बेचैन हो जाता है, खुजाने के चक्कर में वो खून तक निकाल लेता है, इतनी खुजली बढ़ जाती है उसकी। तो घृत के पान से पित्त एकदम से प्रकोप को शांत करता है। स्निग्ध, स्निग्ध यानी वही घृत पान हो गया या चिकना हो गया, वह सौम्य पदार्थों का सेवन करने से पित्त जो है शांत होता है। घृत कुमारी का रस, घृत कुमारी क्या होता है, कोई बताएगा? एलोवेरा। अरे बहुत बढ़िया। अंकुरित अन्न, सलाद, दलिया आदि का सेवन पित्त प्रकोप को शांत करता है। ये सामान्य है, बट हर किसी की बॉडी एक जैसी नहीं होती। किसी को सलाद दलिया उससे किसी को एसिड बढ़ जाता है, ठीक है, किसी को वोमिटिंग हो जाती है, किसी किसी को डाइजेस्ट नहीं होता। तो वो समय के अनुसार भी होता है, ऋतु के अनुसार भी होता है, और आपकी शरीर की प्रकृति के अनुसार भी होता है। ये जनरली बताया गया। पित्त के भेद देख लेते हैं। पाचक पित्त होता है, रंजक पित्त होता है, साधक पित्त होता है, आलोचक पित्त होता है, भ्राजक पित्त होता है। आश्रय स्थान देखते हैं। पाचक पित्त का जो आश्रय स्थान होता है, अमाशय का अधोभाग व पक्वाशय का मधोभाग, ठीक है, मध्य भाग। अब जो कार्य होंगे वो इसी ऑर्गन से रिलेटेड होंगे और इसके आसपास के होंगे। भक्ष्य, भोज्य, लेह, पेय पदार्थों का पाचन। सार भाग बोलते हैं, मान लो आपने भोजन किया, उससे सार भाग भी बोलते हैं, इसको प्रसाद भाग भी बोलते हैं, या रस भाग भी बोल देते हैं, मतलब जो आपके लिए शरीर के लिए फायदेमंद है। कीट भाग होगा जो मलमूत्र बन के निकल जाता है, ठीक है। आपने जो खाना खाया उसका जितना भी शरीर के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है वो सार भाग, प्रसाद भाग या रस भाग बोलते हैं उसको। और जो अनवांटेड था, जो वेस्टेज था, वो जो मलमूत्र में आया, उसको असार भाग या कीट भाग बोल देते हैं, ठीक है। तो जो है पाचक पित्त जो है, इसका काम होता है खाने को पचाना, पचने वाली चीजों को अलग करना और वेस्ट को अलग करना, इसका पृथक्करण करना, अलग अलग करना। अपने स्थान पर ही स्थित रहकर शेष 4 पित्तों को स्थानों व समग्र शरीर की गर्मी द्वारा पोषण करना। क्षुधा व पिपासा की अनुभूति कराना। क्षुधा मतलब होता है भूख, पिपासा मतलब प्यास, ठीक है। तो पाचक पित्त का कार्य क्या होता है, जो आपने भोजन किया उसका रस भाग है उसको एक तरफ करना, और मल भाग है उसको अलग करना, और अपने ही स्थान पर रहकर पाचक पित्त और क्या करता है, जो शेष जो 4 पित्त रह गए, ठीक है, रंजक, साधक, आलोचक और भ्राजक, इनको समग्र शरीर की गर्मी द्वारा पोषण कराना, ठीक है, उनको पोषण करवाएगा। और भूख और प्यास की अनुभूति भी करवाने का जो कार्य होता है वो पाचक पित्त का होता है। अब अगर ये बिगड़ जाता तो यही रोग हो जाएंगे, फिर खाना नहीं पचेगा, या तो जैसे होता है ना, इसको घी में गाड़ दो, ये दो रहना दुबला का दुबला ही है, पतला का पतला ही रहना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, उसका शरीर के अंदर पाचक पित्त जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसका वो इम्बैलेंस है। जब अच्छे से काम करेगा तो खाने से भोजन जो उसने किया है उससे रस भाग अलग निकलेगा, और अरस भाग या असार भाग या कीट भाग वो अलग निकलेगा। अभी तो सारा का सारा ही उसका कीट भाग बनता जा रहा है, ठीक है। तो अजीर्ण रोग हो जाएगा, अपच के रोग हो जाएंगे, सामान्य सी बात, ठीक है। अब आते हैं रंजक पित्त पे। रंजक पित्त होता है वो यकृत यानी कि लिवर हो गया, प्लीहा, अन्य मतानुसार आमाशय। रस धातु का रंजन करने का जो उसे रक्त वर्ण प्रदान करना, अर्थात
रस को रक्त में परिवर्तित करने का जो कार्य होता है वो रंजक पित्त का होता है। ऊपर हमने देखा था पाचक पित्त क्या है, भोजन से रस बना रहा था और मल भाग, दो भाग बना रहा था, ठीक है। रंजक पित्त का क्या है, वो जो रस बना है उसका रक्त बनवाना। जो सप्त धातु आप पढ़ेंगे ना, रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से मेद बनता है, तो वो यहाँ ये है वो सिस्टम, ठीक है। तो रस धातु का रंजन करके उसे रक्त वर्ण में प्रदान करना, अर्थात रस को रक्त में परिवर्तित करने का जो कार्य होता है वो होता है रंजक पित्त का। अब इन्हीं से रिलेटेड बीमारियां हो जाएंगी, या तो रस से रिलेटेड हो जाएगी या रक्त से रिलेटेड होगी। और हमने पीछे ऊपर पढ़ी हुई थी, रक्त अल्पता यानी कि खून की कमी हो जाएगी या पीलिया आदि रोग हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है साधक पित्त। साधक पित्त जो है वो हृदय में होता है। अब उसका कार्य क्या होता है, हृदय के आवरक या कफ और तमस को दूर कर मन को स्वच्छ रखना, बुद्धि, मेधा, अभिमान आदि द्वारा मन की इच्छित विषयों का ध्यान करना, स्मृति आदि का या स्मृति उसकी बनाए रखना। हृदय के आवरक कफ यानी कि हार्ट के चारों तरफ जो म्यूकस होता है उसको मेंटेन करना साधक पित्त का काम होता है, ठीक है। तमस को दूर कर, हृदय के चारों तरफ कफ व तमस को दूर कर मन को स्वस्थ रखना, बुद्धि मेधा रखना, अभिमान आदि द्वारा मन की इच्छित विषयों का ध्यान रखना, स्मृति आदि का ध्यान रखना। अब इन्हीं से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी, या तो मन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगी जब साधक पित्त प्रकोपित होगा, या तो फिर हार्ट से रिलेटेड होगी। मेधा बुद्धि ये सारी माइंड से रिलेटेड आ गई हमारी, ठीक है। तो मानसिक असंतुलन हो गया, भय, क्रोध, मोह, ठीक है, कुछ भी सोचने की बीमारी हो जाती है, इंसोम्निया, ये जो प्रॉब्लम होती है ये साधक पित्त के प्रकोपित होने से होती है। आदमी कुछ भी इंजेक्शन कर लेता है और उसको फिर हकीकत मान बैठता है, आजकल ये बहुत चल रहा है, ठीक है। आलोचक पित्त। आलोचक पित्त का कार्य होता है नेत्र से संबंधित, उसका आश्रय स्थान होता है नेत्रों के अंदर, ठीक है। रूप का ग्रहण करना अथवा दर्शन करना, ये कार्य होता है आलोचक पित्त का। अब नहीं होगा, मान लो ये बढ़ गया या कम हो गया, तो इससे सामान्य सी बात है दृष्टि विकार हो जाएंगे, आई साइड वीक हो जाएगी, या कुछ और आंखों में रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम जो होगी, मोतियाबिंद हो गया या कुछ और प्रॉब्लम होगी, वो सारा का सारा आलोचक पित्त से होगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, अब इसको अच्छे से क्रॉस चेक कर लेना अपना। वात पित्त और कफ तीनों के 5-5 पार्ट हैं। लास्ट में आता है भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त का जो मुख्य स्थान होता है वो त्वचा के अंदर होता है। एक स्वेट होता है, स्वेट चिपचिपा कभी भी नहीं होता, ठीक है। स्वेट के बाद जब उसमें से जब पित्त निकलता है भ्राजक पित्त, तब वो चिपचिपा हो जाता है पसीना। वैसे पसीना आपका बहुत पतला होता है, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। हाँ, खारा होता है, नमकीन टाइप सा होता है, वो सही है पसीना। तो अगर जब जो चिपचिपा हो जाता है तो आपका भ्राजक पित्त इम्बैलेंस हो जाता है, ठीक है। त्वचा को चमक प्रदान करने का कार्य होता है वो भ्राजक पित्त का होता है। पित्त हमने पढ़ा था ऊपर, पित्त से वर्ण और रंग रक्त में सुंदरता प्रदान करने का जो कार्य होता है वो पित्त का होता है, लेकिन उस पित्त में भी भ्राजक पित्त का होता कार्य। त्वचा को चमक देना, वर्ण प्रदान करने या सुंदरता प्रदान करने का कार्य जो होता है वो होता है हमारा भ्राजक पित्त का, ठीक है। रंग प्रदान करना, शरीर की स्वाभाविक ऊष्मा बनाए रखने का कार्य जो होता है वो भ्राजक पित्त का होता है। ऊपर हमने पढ़ा था पाचक पित्त का कार्य होता है अपने जगह पर रहकर उन सभी की गर्मी को मेंटेन करके रखना, बट शरीर की स्वाभाविक ऊष्मा को बनाए रखने का कार्य वो होता है भ्राजक पित्त का। अभ्यंग यानी कि मालिश, लेप, स्नान आदि में प्रयुक्त स्नेहन आदि पदार्थों का पाचन कर शरीर में उनका प्रभाव पहुंचाना। जैसे कहते हैं तिल के तेल की मालिश कर लो, उससे घुटने अच्छे हो जाते हैं, या और तेल होते हैं नारियल के तेल, सिर में मसाज करनी चाहिए, उससे जो स्किन अच्छी रहती है। तो हम जो मसाज करते हैं वो पोर्स के थ्रू, जो छिद्र होते हैं स्किन के अंदर, उसके थ्रू जो एब्जॉर्प्शन होता है ऑयल का या मोबिलिटी का जो भी कार्य होता है वो सारा का सारा भ्राजक पित्त का कार्य होता है। समझ में आया या नहीं? जी। ठीक है। अब इससे रोग होंगे, अगर मान लो प्रकोपित हो गया हमारा भ्राजक पित्त, तो यही रोग होंगे त्वचा के, या चमक, इसमें चमक प्रदान करा तो चमक यानी कि आपकी स्किन जो है डल हो जाएगी, ठीक है, डार्कनेस आ जाएगी उसमें,
ठीक है। ऊष्मा बनाए रखना कार्य है। शरीर का टेम्परेचर अप डाउन हो जाएगा, और मान लो आप शरीर में मालिश वालिश करते हो तो उससे जो एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो नहीं होगा। श्वेत कुष्ठ, चर्म रोग हो जाता है या अन्य चर्म रोग। देखा होगा आपने किसी किसी को सफेद सफेद से दाग हो जाते हैं पूरी बॉडी पे, देखा होगा ना, मुंह पे, यस हाथ यस पे, सर। पूरी बॉडी पे कहीं कहीं सफेद सफेद से दाग होते हैं और बीच में उसकी नॉर्मल स्किन रहती है, आदमी बड़ा गंदा सा लगता है उसमें। तो वो रोग जो होते हैं वो भ्राजित पित्त का कार्य होता है। ठीक है। ऊपर हमने कारण बहुत सारे पढ़ लिए हैं। कारण पढ़ लिया हमने, लक्षण पढ़ लिया हमने, उपाय पढ़ लिया हमने। ठीक है, उपाय हमने सबने पढ़ लिया, हमारा क्लियर हो गया पित्त। अब आते हैं हम कफ पे। पित्त से रिलेटेड किसी बच्चे का कोई डाउट नहीं है ना? कुछ हो तो पूछ लीजिएगा जी, ये तो कफ का शुरू करते हैं फिर। क्लियर है सर। क्लियर है सबका? पित्त से रिलेटेड किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कफ को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके भैया। अब पढ़ते हैं जी कफ को। कफ का मतलब पढ़ते हैं क्या होता है कफ। केन जलेन फलति निष्पद्यते इति कफ है, अर्थात जो जल से उत्पन्न होता है उसे कफ कहते हैं। कफ का ही दूसरा नाम श्लेष्मा होता है। ठीक है। हमने जब त्रिदोष पढ़े थे और पंच महाभूतों का आपस में मेल पड़ा था, तो बता सकता कोई बच्चा? वात पित्त कफ चौड़ा पढ़ा था हमने, और दूसरी तरफ हमने ये पढ़े थे हमारे पंच महाभूत। तो वात किससे बनता है, किन दो महाभूतों से मिलकर बनता है? आकाश तथा वायु। आकाश और वायु। आकाश वायु के मिलन से वात बनता है। फिर पित्त आता है। वात। पित्त का मिलन किन किन से होता है? अग्नि जल अग्नि और जल। और कफ का मिलन किससे होता है? पृथ्वी जल और जल। पृथ्वी। जल और पृथ्वी के मिलन से। ठीक है। तो अर्थात जो जल से उत्पन्न होता है उसे कफ कहते हैं। कफ का ही दूसरा नाम श्लेष्मा है। श्लिष्यति इति श्लेष्मा, अर्थात जो संयोग करता है या संश्लेषण करता है वह श्लेष्मा होता है। कफ शरीर का पोषण करता है, ये अलग से लाइन है। ना पित्त शरीर का पोषण करता है, ना वात करता है। शरीर का कफ जो पोषण करता है वो कफ करता है, यानी कि शरीर में जो ग्रोथ का कार्य होता है वो सारा का सारा कफ करता है। मैंने आपको पढ़ा था कि हमारी जो बाल्यावस्था होती है, बाल्यावस्था में हमारे अंदर कफ की प्रधानता होती है, और हमारी बाल्यावस्था से ही हमारी ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। जब ग्रोथ रुक जाती है तब कफ शांत हो जाता है, फिर पित्त शुरू हो जाता है। ठीक है। मान लो हम 22, 23, 25 के आसपास होते हैं तो हमारे ऑर्गन जितने सक्षम होने चाहिए थे उतने हो जाते हैं सुचारू रूप से। जो हाइट बढ़नी चाहिए, वेट वगैरह तो अप डाउन होता रहता है। उसके बाद कफ कम हो जाता है, फिर पित्त अपनी प्रधानता ले लेते हैं, फिर पित्त चलाता है। फिर 45, 50 के आसपास तक पित्त रहता है, फिर पित्त धीरे धीरे शांत होने शुरू हो जाता है, और फिर उस घर में, शरीर रूपी घर में फिर कब्जा जो कर लेता है वो कर लेता है वात। फिर वो मरते दम तक वात चलाता है उसको। ठीक है। तो शरीर का पोषण जो करता है वो कफ करता है। ये मुख्य क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत बार, ये कई बार आया हुआ है नेट के एग्जाम में, कि शरीर का जो पोषण करता है वो किसके थ्रू होता है? वात के थ्रू, पित्त के थ्रू, कफ के थ्रू। ठीक है। तो कफ है जिससे शरीर के ग्रोथ हार्मोन्स चलते हैं। शरीर को चिकनाई जो प्रदान करता है, आर्द्रता यानी कि गीला प्रदान करता है, वो कफ प्रदान करता है। संधियों को आपस में मिलाना भी कफ का ही कार्य है। संधियों के बीच में जो कार्टिलेज बोलते हैं जिसको, जो म्यूकस होता है, या जो डॉक्टर बोलते हैं कि आपका गरीज खत्म हो गया, वो जो होता है वो कफ का ही कार्य है। ठीक है। शरीर की वृद्धि कराता है, जो मैं बता रहा था आपको, शरीर के ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं वो कफ के थ्रू ही होते हैं। शरीर में काम शक्ति की जो वृद्धि होती है वो कफ से ही होती है। मधुर, अम्ल, लवण जो है उन्हीं से ही आपकी काम शक्ति बढ़ती है। बल की अधिकता होती है, शरीर में उत्साह बढ़ता है, शरीर के घाव जल्दी भरते हैं बजाय पित्त के और बजाय वात के। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है,
हमने पढ़ा था ना, कफ के रोगी को कितने प्रकार की बीमारियां होती हैं, 20, और पित्त वाले को, 40, 40, वात वाले को, 80, 80। तो सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोध क्षमता कफ वाले व्यक्ति की हुई ना। जी, उसी के घाव जल्दी भरेंगे, उसी के अंदर ताकत ज्यादा होएगी, उसी की वृद्धि जल्दी होगी, उसी के अंदर बल अधिक होगा, उसी के अंदर काम शक्ति अधिक होगी, ठीक है ना। शरीर में मानसिक और शारीरिक क्षमता अधिक होती है इनके अंदर। मानसिक और शारीरिक क्षमता जो होती है वो इनके अंदर बजाय पित्त के और बजाय वात के ज्यादा होती है। म्यूट कर लीजिएगा जो भी बच्चा जिसका अनम्यूट है। कफ प्रकृति वाला व्यक्ति क्षमावान होता है, माफ करने वाला होता है, धैर्यवान होता है, पेशेंस होती है उसके अंदर, ज्ञान होता है उसके अंदर, ठीक है, तर्क वितर्क करने का, विवेकवान होता है, मानसिक स्थिरता होती है, आदि सभी कार्य जो है कफ के अधीन होते हैं। हमने ऊपर पित्त पढ़ा था, पित्त में हमने पढ़ा था वो क्रोधित होता है, जल्दी गुस्सा आने वाला होता है, चंचल वाला होता है, जबकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बताया गया जिसका कफ बड़ा होगा, कफ जो कफ प्रकृति वाला व्यक्ति होगा, बड़ा नहीं, जिसकी कफ की प्रधानता होगी शरीर की, वो क्षमावान होगा, माफ करने वाला होगा, पेशेंस होगी उसके अंदर, ज्ञानवान होगा, विवेकवान होगा, मानसिक स्थिरता वाला होगा, आदि सभी कार्य जो है कफ के अधीन होते हैं। और हमारे जो टेक्स्ट है योग के या अदर टेक्स्ट जो आप पढ़ेंगे उन सब में आपको कफ के बारे में ही बताया गया, ठीक है, कि सुमधुर सुस्निग्ध भोजन करना चाहिए, मीठा और चिकना भोजन करना चाहिए, बताया गया है ना सब जगह। यस सर। हाँ, कहीं भी आपको ऐसा नहीं बताया गया तेज मिर्च मसाले वाला खाना चाहिए, दाह वाला, उष्णता वाला, ठीक है, कटु तिक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। आपको हमेशा कहीं भी पढ़ेंगे ना आप, और भी जो ये जो पुराण है, गरुड़ पुराण और ये जो पुराणे हैं और जो भी हैं कथावाचक हो, जो सब आपको यही सुनने मिलेगा, सुमधुर सुस्निग्ध भोजन करना चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति को। तो आप मीठा चिकना खाएंगे तो जाहिर सी बात आपके अंदर कफ प्रकृति धीरे धीरे आपकी प्रबल होगी और आपके अंदर क्षमावान बन जाएगा। आप ऑटोमेटिक जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो आप क्षमावान, धैर्यवान, ज्ञान, विवेक, मानसिक स्टेबिलिटी आपकी माइंड की, वो सब ये कफ के अधीन होता है। वात की रुक्षता और पित्त की गर्मी अगर बढ़ जाए तो कफ से ही स्वास्थ्य की रक्षा की जाती है। मान लो आपका वात भी बढ़ गया, आपका पित्त भी बढ़ गया, तब अकेला ऑप्शन है कि उसका कफ और बढ़ा दो, वो चीजें दो जिससे कफ बढ़े, ठीक है, तो वो दोनों चीजें आपकी दब जाएंगी उसके नीचे। नींद का प्रमुख कारण जो है कफ की उपस्थिति होती है तमोभाव ही है। हालांकि कफ से तमोभाव में काउंट करते हैं कफ को, और नींद जो आती है वो तमोभाव जो बढ़ता है, यानी कि जब कफ की अधिकता होती है उसकी उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में होता है जो कार्य है, जब तमोभाव बढ़ता है तब नींद आती है। इसलिए कहते हैं दोपहर को कभी भी नहीं सोना चाहिए, उससे तामसिक भाव बढ़ता है। और हमने इतना बढ़ाना है जितना हमें तामसिक भाव चाहिए, इतना ही चाहिए कि उससे हमें नींद आ जाए बस रात को, ठीक है। तो नींद जो है वो कफ के अधीन आएगी। अगर आपके सामने क्वेश्चन आए नींद किसका प्रमुख कारण है, वात का, पित्त का, कफ का, तो कफ का है। अब जैसे हमने वात के प्रकार पढ़े, पित्त के प्रकार पढ़े, ऐसे ही कफ के भी 5 प्रकार हैं, क्लेदक, अवलंबक, बोधक, तर्पक, श्लेषक, ठीक है। कफ से 20 प्रकार के रोग होते हैं, ये आप सभी ने पढ़ लिया है पहले भी। इसके गुण देख लेते हैं, गुण क्या होते हैं। गुरु, गुरु यानी कि भारी। अब आपने देखा होगा वात से, पित्त से ये व्यक्ति कफ प्रकृति वाला व्यक्ति थोड़ा सा भारी होता है। शीत यानी कि शीतल होता है। मृदु यानी कि मुलायम होता है। आपने देखा मोटे लोग सॉफ्ट सॉफ्ट से होते हैं, पोले पोले से। मृदु यानी कि मुलायम। स्निग्ध यानी कि चिकने होते हैं, ऑयली स्किन होती है इनकी। मधुर यानी कि मीठे होते हैं, स्थिर होते हैं। पिछला यानी कि चिपचिपा उनके अंदर होता है। मंद होता है। क्लीन यानी कि गीला होता है। यही इसके स्वाभाविक गुण, ये कफ के गुण बताए गए। कफ कैसा होता है, तो इनमें से 2-3 लक्षण आपको ऐसे मिल जाए और 2-3 पित्त के मिल जाए, तब आप कह सकते हैं कि आपकी पित्त और कफ वाली प्रकृति है, ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई 5-7 दिख जाए और दूसरे पित्त के सिम्टम ना दिखे या वात के सिम्टम ना दिखे, तब आप उस व्यक्ति को कह सकते हो कि आपकी शरीर की प्रकृति जो है वो कफ की है। इसका रंग सफेद तथा मधुर रस वाला होता है कफ का।
जब सामान्य होता है, जब ये बिगड़ता है तब हरा हो जाता है। कफ प्रकोप का कारण क्या होता है, इसको भी पढ़ लेते हैं कि ये क्यों बिगड़ता है हमारा। मधुर, अम्ल, लवण, भारी, स्निग्ध, क्लेदक, खाद्य और पेय पदार्थ, ये इसका मेन कारण होता है। मधुर, अम्ल, लवण से कफ बढ़ता है, इनसे तीनों से वात कम होता है। हमने उधर पढ़ा था वात किन से बढ़ता है, तो वहां लिखा गया था कटु तिक्त कषाय से। पित्त पढ़ा हमने, पित्त में आधा अम्ल, लवण और कटु से पित्त बढ़ता है। और यहाँ आ गया मधुर, अम्ल, लवण से भारी, स्निग्ध, ज्यादा हैवी चिकनी वाली चीजें खाने से, क्लेदक, खाद्य और पेय पदार्थों के सेवन से, ठीक है, हमारा जो है कफ बढ़ता है। मांस, मछली, तिल से तैयार खाद्य पदार्थों से हमारा कफ बढ़ता है, ठीक है। गन्ने, दूध, नमक और बलीय पदार्थों का अधिक सेवन से हमारा कफ बढ़ता है। मधुर, अम्ल, लवण आ गया ना, नमक आ गया। कार्बन युक्त शीतल पेय से कफ बढ़ता है, इसलिए बोलते हैं कि कार्बोज बेस्ड फूड नहीं खाना चाहिए। हमारा इंडिया का मोस्टली फूड कार्बोज बेस्ड है, इसलिए प्रोटीन प्रोटीन का जो चलन चल रहा है ना आजकल, वो ये है कि कार्बन से हमारा कफ बढ़ता है। कार्बोज जो होता है, कार्बोज बेस्ड जो फूड होता है, उससे कफ बढ़ता है। और कफ बढ़ गया तो कफ के अंदर ही मोटापा आता है, इसलिए प्रोटीन डाइट लो, प्रोटीन डाइट लो, ये लो वो लो, ठीक है। तो ये चलन सा जो आजकल चल रहा है ना, जो पिछले 5, 7, 10 साल से चल रहा है, आयुर्वेद तो देखो कितना पुराना, ये खुल खुल के बोल रहा है ये चीजें। अधिक भोजन के सेवन, ओवर ईटिंग करने से हमारा जो है कफ बढ़ता है। दिन के समय सोने से, ये आ गया, दिन के समय सोने से आपका कफ बढ़ेगा। कफ बढ़ेगा तो फिर आलस आएगा, आलस आएगा तो फिर आपको नींद और आएगी तो आप कभी ये सोचे कि मैं धैर्यवान बनूंगा, उससे हमारे मेरे अंदर स्टेबिलिटी आएगी, मैं क्षमावान बनूंगा। नहीं, आप और आलस के अंदर जाएंगे। दिन में नहीं सोना आपने। आलस्य करने से, व्यायाम न करने से, बसंत ऋतु, प्रातः काल, देखो ये मुख्य कारण है। जैसे हमने पढ़ा था ना, वात ऋतु, वर्षा ऋतु में हमारा वात सामान्य में बढ़ जाता है, ऐसे ही यहाँ लिखा गया है वसंत ऋतु में, प्रातः काल के समय में, रात्रि के समय में और भोजन के बाद और बाल्यावस्था में स्वाभाविक रूप से ही कफ सभी का प्रबल रहता है। वहां हमने पढ़ा था वर्षा ऋतु में सामान्य सभी का वात बढ़ जाता है, ठीक है। तो जिनको कफ की प्रॉब्लम है उनको आप देखेंगे वो दिन में ठीक रहेंगे, या तो सुबह बहुत सारी छींकें आएंगी, या छींकें नहीं आएंगी तो मान लो किसी को और खांसी है या अस्थमेटिक है या और तरह की कोई बीमारी है उनको, ठीक है, तो वो सुबह और रात को ज्यादा होएगा उनको। दिन में क्योंकि गर्म दिन होता है, सूर्य की उष्मा रहती है, तो उसके प्रेजेंस में उनको ये चीजें कम होती है। बसंत ऋतु में, प्रातः काल के समय में, रात्रि के समय में, भोजन के तुरंत बाद, बाल्यावस्था में कफ स्वाभाविक रूप से सभी का प्रबल हो जाता है। ये कफ का समय बता दिया है, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं। तंद्रा यानी कि सुस्ती आना, ज्यादा सुस्ती आ रही तो कफ का लक्षण होता है। अधिक नींद आना कफ का लक्षण होता है। मुंह का मीठा स्वाद हो जाना, पित्त में हमने पढ़ा था मुंह का कड़वा स्वाद हो जाना। त्वचा में सफेदी, पित्त में हमने पढ़ा था त्वचा में रंगत, उसमें रंगत आती है, ठीक है। और शीतलता, शीतलता यानी कि ठंडा, स्निग्धता हो गया, खुजली हो गया, शरीर में भारीपन, मल मूत्र पसीना आदि में चिपचिपापन होना, सूजन, बलगम, आंख और कान के मल ये बढ़ जाना, आंखों में अंदर वो व्हाइट व्हाइट सा आता है ना, तो अगर वो बढ़ जाते हैं किसी के, या नाक से ज्यादा मल निकलने लग जाता तब यानी कि उसका पित्त बढ़ चुका है, ठीक है। चीर क्रिया यानी कि शरीर पर किसी भी प्रक्रिया का देरी से होना। मान लो आपको मच्छर ने काट लिया, लेकिन उसका बहुत देर बाद आपको कुछ ना कुछ असर होता है, ठीक है। या कोई मेडिसिन रिएक्ट कर गई आपको, तो उसका किसी बहुत देर बाद असर आना, या किसी और चीज का काफी देर बाद शरीर पर किसी भी प्रक्रिया का देरी से होना, तो उस वो भी आपके कफ के अधीन होता है। अंगों में ढीलापन आता है, वो कफ के अधीन होता है। श्वास यानी कि दमा, खांसी, अवसाद, उदासी आदि लक्षण कफ प्रकृति के होते हैं। जो 20 प्रकार के रोग होते हैं उनमें से देख लो ये सारे रोग 20 प्रकार में आते हैं। समझ में आ रहा है या मैं अकेला ही बोले जा रहा हूँ।
आ रहा है सर। अरे सर ठीक है, अब इसको शांत करना है। शांत करने के उपाय क्या? हमने कारण देख लिया, कारण क्यों बढ़ता है, ठीक है, क्यों प्रकोपित होता है। फिर हमने देख लिया उसके लक्षण क्या, अगर बढ़ गया तो हमें कैसे पता चले। अब देखते हैं कि फिर वो बढ़ गया, पता भी चल गया, तो उसका शांत कैसे करें। तीक्ष्ण और उष्ण औषधीय द्रव्यों से वमन व विरेचन करके, ठीक है। अगर किसी का कफ बढ़ गया है तो उसको तीक्ष्ण, तीक्ष्ण यानी कि तीखे, और उष्ण गर्म औषधि वाले, ठीक है, जैसे सौंठ होती है, जैसे अदरक होती है, आदि द्रव्यों के सेवन से वमन व विरेचन क्रिया करके उसको, उसके कफ को शांत किया जाता है, या तो बाहर निकाला जाता है या कम किया जाता है, ठीक है। वो का लेवल अंदर अपने आप बन जाता है। जो एक्स्ट्रा कफ होता है वो वमन क्रिया से, विरेचन क्रिया से उसका बॉडी से बाहर हो जाता है, और जितना लेवल बॉडी को चाहिए उतना होने के बाद बॉडी अपने आप नॉर्मल हो जाती है। फिर ना उसको खांसी होती है, ना छींकें आती है, ना कुछ और रिएक्ट करती है बॉडी, ठीक है। उसके बाद कटु तिक्त कषाय रसों के सेवन करने से, अधिक करने से हमारा जो है कफ शांत होता है। और कटु तिक्त कषाय के सेवन करने से क्या बढ़ता है? बताइए। वा- पित्त से वात वात बढ़ता है। वात बढ़ता है। वात बढ़ता है। पित्त तो अम्ल, लवण और कटु से बढ़ता है जी, आप इसी में उलझे रहना, ठीक है। कटु तिक्त कषाय के सेवन से जो लास्ट के 3 रस हैं, इनसे वात बढ़ता है, कफ कम हो जाता है। पहले के जो 3 रस हैं, मधुर अम्ल लवण, ठीक है, उनसे हमारा कफ बढ़ता है। कहाँ गया? ये रहा, मधुर अम्ल लवण, इनसे हमारा कारण देखो, कफ प्रकोप का कारण है ये, इससे हमारा कफ बढ़ेगा। मधुर अम्ल लवण, उसको शांत करना है तो कटु तिक्त कषाय लिख रखा है, इनका सेवन करो। उनके सेवन करने से कफ शांत हो जाएगा, आपका वात बढ़ जाएगा। ये रहा, कटु तिक्त कषाय के सेवन करने से कफ शांत हो जाएगा, वात बढ़ जाएगा, ठीक है। और वात बढ़ जाता है जब, फिर इन चीजों को बंद कर देते हैं, फिर उनका सहारा लेते हैं मधुर अम्ल लवण का, उनसे फिर वात शांत हो जाता है, कफ बढ़ जाता है, ठीक है। और जब लेवल सी में आता है तब वो इतने दिन की वो मेडिसिन या औषधि देते हैं जिससे लेवल में आ जाए, फिर आपको बोलते हैं कि 10 दिन बाद आके दिखाना। फिर वो नाड़ी चेक करते हैं आपकी, उनको लगता है कि हाँ पित्त और कफ हमारा, या वात और कफ लेवल में है, अब ठीक बीट हो रहा है दोनों का, तब वो आपको कहते हैं 2-3 दिन की और लेनी है या नहीं लेनी, वो वैद्य जी अपने आप बता देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद धूप सेकना, हमने पित्त में पढ़ा था कि अधिक धूप सेकने से हमारा पित्त बढ़ता है, लेकिन यहाँ कहा गया है कि धूप सेकने से आपका कफ जो है शांत होता है। इससे ऊपर पढ़ते हैं, पुराने शहद का सेवन करने से हमारा कफ शांत हो जाता है। औषधीय धूम्रपान करने से, लंघन क्रिया जिससे मोटापा कम हो, ऐसी क्रिया करने से हमारा कफ कम होता है, या कफ कम करने से हमारा मोटापा ऑटोमेटिक कम हो जाता है। औषधीय धूम्रपान हो जाता है, जैसे आपने किसी बच्चे ने यज्ञ चिकित्सा पढ़ा हो, पढ़ा किसी बच्चे ने? यज्ञ चिकित्सा पढ़ा किसी ने? बताइए, कोई बच्चा किसी ने पढ़ा हो तो। यस सर, पढ़े थे। हाँ, कुछ औषधियाँ होती हैं, लकड़ियां होती हैं, या सामग्री बनाई जाती है ऐसे, जिससे मान लो जो अस्थमेटिक पेशेंट है उनको हवन के पास बैठाया जाता है, उन्हीं से हवन कराया जाता है। और जब वो औषधियां जलती हैं तो उनका जो धुआं होता है, उस धुएं के सेवन करने से ही उनका जो है अस्थमेटिक ठीक हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो औषधीय धूम्रपान से ठीक होती हैं, ठीक है। तो औषधीय धूम्रपान से, और बेसिकली जो हुक्के का जो ट्रेंड है वो औषधि को, जो कफ है, कफ के लेवल को कम करने के लिए ही बनाया गया था, ठीक है। उसमें जो पान रखा जाता है, जो तंबाकू रखा जाता है, वो बेसिकली आपके कफ को, उसको जैसे आप इनहेल करते हैं तो इनहेल करने से आपको कफ बाहर आएगा। तो कफ बाहर आने के बाद आप नॉर्मल, आपकी बॉडी के अंदर जो कफ बढ़ा हुआ था सिर्फ वो उतना ही बाहर आएगा, उसके बाद आप उसको छोड़ दो। और लोगों ने उसकी लत बना ली, उसका पैशन ट्रेंड बना लिया। अब हर कोई, जिसको कफ बढ़ रहा है वो भी पी रहा है, नहीं बढ़ रहा वो भी पी रहा है, किसी का वात बढ़ रहा है वो भी पी रहा है, पित्त बढ़ रहा है वो भी पी रहा है, पता है ही नहीं,
ठीक है। तो औषधीय धूम्रपान करने से, लंघन क्रिया करने से हमारा जो है कफ है कम होता है। धूप सेकने से, स्वेदक सेक से, स्वेदन क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? भैया लंघन क्रिया क्या होती मालूम। लंघन क्रिया बताओ जी क्या होती है? लंघन होता विजय है जी। जैसे सर भूखा रखना। हाँ भूखा जी, रखना होता है सर। भूखा रखना होता है सर। इसको एक थोड़ा और टाइम दो अच्छे से टाइम। बताओ ना, जैसे कोई मोटा और अच्छे से व्यक्ति है बताओ। उसको भूख जैसे कोई मोटा व्यक्ति है उसको अरे भूख तो नहीं आप लगती। उपवास भी बोल सकते हो इसको। हाँ उपवास भी है। हाँ तो ऐसे ये बोलो ना। उपवास का तो एक ऐसा तो उपवास का तो पूरा ही हो गया। और लंघन में जैसे एक टाइम कर सकते हैं हम, दो टाइम कर सकते हैं। एक टाइम उसको भोजन करा वो सकते शरीर हैं की ऐसे होता है। प्रेरणा जी, वो व्यक्ति के शरीर की प्रकृति के अनुसार उसकी शरीर की हिम्मत कितनी है, ठीक है, उसके जी जी ऐसे अनुसार होता है। मौसम क्या है। जैसे सर्दियों में देखा होगा आपने, सर्दियों में फास्ट वगैरह नहीं रखते, हमारे कोई भी फास्ट नहीं आते सर्दियों में, ठीक है। तो वो हमारी ऋतु पे भी डिपेंड करता है, उस हिसाब से उनकी लंघन क्रिया का टाइम कम ज्यादा होता है, 1 दिन का भी होता है, 6 घंटे का भी होता है, 8 घंटे का भी, 10 घंटे का भी, ठीक है। ऐसी कुछ क्रियाएं लंघन क्रिया उसको बोलते हैं, जिसमें आपको पहले तो होता है कि बिल्कुल कुछ न दिया जाए, फिर धीरे धीरे आपको लिक्विड पे स्विच करते हैं, फिर धीरे धीरे आपको अन्न पे स्विच करते हैं, ऐसे ही धीरे धीरे उसको स्किप करवाया जाता है। ठीक भैया? ये लंघन क्रिया होता है। स्वेदन क्रिया क्या होती है, स्वेदन कोई बताएगा? मालिश स्वेदन होती में है सर। स्टीम देते हैं सर, भाप देते हैं, भाप। हाँ जी मालिश हाँ, करवाओ। ठीक है। एक चेम्बर धूप बॉक्स में सेकना, बॉडी का, और दूसरा लोकल ठीक स्टीम है, भी देते हैं जैसे। हाँ। हम्म। स्टीम देते हैं, स्टीम सभी को पता है, स्टीम बात सब पता सभी को होगा, किसी ने ले रखी नहीं ले रखी वो अलग बात है। स्वेदन शेक होती है, ठीक है, एक सूखी मालिश होती है, उपटन मलना होता है। उपटन क्या होता है, उपटन कोई बताएगा? उपटन सर हाँ, एक तो जैसे होता है। सरसों से करके बताते हैं सर ना, उसको भिगा करके, जैसे होली के जिस दिन होली जलती है तो उस दिन तो लगाते हैं सर। उपटन का बेसिकली मतलब होता है, मैं बताता हूँ आपको, ये पंचकर्म में आते हैं वैसे तो, ये सारी क्रियाएं जो बताई गई है ना, ये सब पंचकर्म की क्रिया है। आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको ये सारी क्रियाएं, ठीक है। उपटन का होता है कुछ विशेष तरीके से लेप बनाना, उस लेप से मालिश करना, ठीक है। आप भाई आप इतना ही समझिए, वो आपकी शरीर की प्रकृति के अनुसार, आपके रोग के अनुसार वो अलग अलग बनाया जाता है, ठीक है। जैसे किसी को चोट वोट लग जाती है तो आपने देखा होगा कि नीम के बकल को, जो उसका छिलका हो, क्या बोलते हैं उसको, छाल होती है नीम की छाल को घिस के उसका लेप लगाया जाता है। या फिर बबूल होता है, बबूल की लेप को, छाल को छील के उसके रबड़ करके उसका लेप बना के वो लगाया जाता है। वो तरह तरह के अलग अलग रोगों में अलग अलग होता है, दाद काज खुजली में, स्किन की प्रॉब्लम में अलग होता है, हेयर के लिए अलग होता है वो, ठीक है, सब जगह अलग अलग होता है। तो उपटन मलना मतलब, उपटन का मतलब होता है एक विशेष तरह का औषधीय लेप बनाना। शारीरिक व्यायाम, कुश्ती, दंड बैठक, तेजी से टहलना, तैरना, इसमें सभी क्रियाएं आ गई, जिसमें भी आपकी बॉडी फास्टली मूवमेंट होती है, उससे आपका कफ जो है लेवल में आता है। आपको अगर मान लो शारीरिक कोई भी व्यायाम करते हैं तो आपको बार बार गला सूखेगा, बार बार आपका कफ वो ट्रिगर करके गले की तरफ आएगा, आप स्पिट करते रहिए, कुश्ती में भी स्पिट होएगा, दंड बैठक लगाए तो भी आपके बार बार गला में कफ आएगा, और जो एक्स्ट्रा कफ बॉडी के अंदर जो बना हुआ वो धीरे धीरे करके आप उसको स्पिट करते रहे, अंदर लेवल बनता जाएगा। तेजी से टहलेंगे, ब्रिस्क वॉक करने से भी यही होता है, स्विमिंग करने से, बाकी आप कोई भी मूवमेंट, ऐसी कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जुम्बा डांस, योगा, एरोबिक्स, तरह तरह की जो भी क्रियाएं हैं, सभी से आपको बार बार वो कफ ट्रिगर करेगा, टूट टूट के वो गले की तरफ आएगा, आप उसको स्पिट कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा जो कार्य करता है, मुलेठी सुना, सभी ने सुना होगा, मुलेठी देखा होगा, सुना होगा, जी एक भैया। लकड़ी सी होती है येलो येलो सी कलर की, सूखी सी, जी जब आप उसको चबाते हैं तो उसका स्वाद जो होता है ना, वो कड़वा होता है और ना मीठा होता है, दोनों के बीच का होता है, एक टेंजेंट स्मेल, टेंजेंट सा उसका टेस्ट होता है। तो आप उसको चबाते रहिए, जैसे आपका सलाइवा उसके रस में मिलता है, या उसका रस आपके सलाइवा में मिलता है, जैसे उसको निगलते हैं, तुरंत कफ आपके गले में आ जाते हैं, उस कफ को आप स्पिट कर दीजिएगा, फिर आप उसको चबाते रहिए, थोड़ा थोड़ा चबाते रहिए, जितना रस उसका अंदर जाएगा मुलेठी का, उतना ही कफ बाहर आएगा। तो कफ जब आपका बढ़ जाता है तो आपको कुछ लेने की जरूरत ही नहीं है,
ऐसी कोई आपने दवाई लेने की जरूरत नहीं है, या कोई ऐसी गर्म चीज लेने की जरूरत नहीं है, कोई काढ़ा या कोई ऐसी सेक वेक लेने की कुछ भी जरूरत नहीं, आप अकेले उसी से भी लेवल कर सकते हैं। ठीक है, मेडिसिन से क्या होता है, उसके अंदर को सुखाती उसी के अंदर, शरीर के अंदर रह जाता है, फिर वो साइनस का रूप ले लेता है। नस्य या शिरो विरेचन जो होता है, इनसे भी हमारा कफ जो है वो लेवल में आ जाता है। नाक के द्वारा जैसे षडबिंदु तेल होता है, गाय का घी होता है, बादाम रोगन तेल होता है, अणु तेल होता है आदि, या शिरो विरेचन होती है, इन सभी से हमारा कफ जो है वो शांत होता है। आराम कम करना यानी कि कोई भी मूवमेंट ऐसी करना, ये ऊपर जो दी गई है शारीरिक व्यायाम, कुश्ती, दंड बैठक, आराम कम करने से या क्रियाशील रहने से आपका कफ जो है शांत होता है, धीरे धीरे वो कम हो जाता है। चिंता या शोकग्रस्त होने से भी कफ बढ़ता है। ठीक है, चिंता या शोकग्रस्त होने से भी कफ बढ़ता है। और पित्त में हमने पढ़ा था, जब हम किसी के प्रति ज्यादा गुस्सा की भावना भी रखते हैं तो भी हमारा कफ बढ़ता है, पित्त बढ़ता है। पित्त में हमने ये पढ़ा था। अब इसमें आता है कि आप चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, शोकग्रस्त रहने से भी कफ बढ़ता है, इसलिए चिंता व शोक से दूर रहें। चिंता ऐसी डाकनी बताएंगे चिंता दोहा आता किसी को ये दोहा? चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा जाए, वैद बेचारा क्या करे कहाँ तक मरहम लगाए। क्या चिंता और शोक से दूर रहना चाहिए। वमन क्रिया सबसे श्रेष्ठ है। वमन क्रिया सभी को पता है, आपने हठ प्रदीपिका पढ़ रहे हैं, षटकर्म सभी ने पढ़ लिया है। वमन क्रिया वोमिटिंग करना, क्योंकि यह कफ के मूल स्थान सहित आमाशय और छाती से कफ को बाहर निकालता है। परंतु वमन का वमन का जो मान लो, जो वमन क्रिया करने से पहले जो भी आप सेवन करते हैं जिसके थ्रू वमन होता है, वो तीक्ष्ण और उष्ण द्रव्यों से तैयार होना चाहिए। ठीक है, उष्ण यानी कि उष्णता वाले गर्म, उसके अंदर औषधियां, उनका गुण जो है गर्म तासीर वाली औषधि होनी चाहिए, और जैसे तीक्ष्ण अजवाइन का पानी। तासीर वाली, जैसे अजवाइन का पानी होता है, जैसे जीरे का पानी होता है। ठीक है, नीम का पानी होगा, वो भी काटता है कफ को। ठीक है, नमक जो होता है वो चिपके हुए कफ को उतार देता है हमारी वेन से, और उसके बाद वो वापस आ जाता है बाहर। ठीक है, सामान्य रूप से देखा जाता है कि बल, आयु, संतान, ज्ञान, जीवन की सुविधाएं, विशेष प्रतिभाएं और धन आदि वात प्रकृति वाले व्यक्ति को कम मात्रा में, पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति को मध्यम मात्रा में, और कफ प्रकृति वाले व्यक्ति को उत्तम मात्रा में मिलती हैं, उनके पास होती हैं, प्राप्त होती हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी से बिन बात के लड़ाई झगड़ा नहीं करते। आपने ऊपर पढ़ा था कि वो क्षमावान होते हैं, धैर्यवान होते हैं। ठीक है, ये सब चीजें हमने पढ़ी थी उनके अंदर। ये रहा, क्षमावान होते हैं, धैर्यवान होते हैं, ज्ञानवान, विवेकवान, मानसिक स्थिरता, ये सभी कार्य उन कफ के अधीन होते हैं। ये जो कफ प्रकृति वाला व्यक्ति होता है उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती, अधिक होती है, तो रोगी कम बनेगा, वो कम बनेगा, डॉक्टरों से पैसे बच जाएगा तो बच गया पैसा, जो था कम से कम जितना था वो खर्च तो नहीं हुआ ना। घाव जल्दी भर जाते हैं, उत्साह अधिक होता, कुछ करने का जुनून रहता है उनके अंदर। ठीक है, शरीर के अंदर अधिकता आती है बल की, काम शक्ति की वृद्धि होती है। ठीक है, ये सारे गुण जो है इसके कफ के दिन, तो कफ हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। होते तो जरूरी तीनों है, ऐसा नहीं है कि किसी को एक को छोड़ सकते हो आप, तीनों की जरूरत है। मुझे लगता है इतना ही ठीक है, बाकी तो फिर ज्यादा समय भी ज्यादा हो गया है। एक ये लास्ट पढ़ लेते, बस छोटा सा है, इसको पकड़ लेते हैं। यहाँ पे लाभांशी जी हैं, लाभी जैन। यस सर। हाँ, ये आपका क्वेश्चन आ गया है। ये महर्षि चरक के अनुसार 7 प्रकार की वृत्तियां जो होती थी वो ठीक है। प्रकृति का निश्चय किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट, स्वभाव, चारित्रिक विशेषता आदि को देखकर किया जाता है। प्रकृति का निश्चय यानी कि आपकी प्रकृति शरीर की है कैसी, उसका जो निश्चय किया जाता है किसी व्यक्ति की शारीरिक बनावट। भाई वो मोटा है तो कब प्रकृति का होगा, कम मोटा है। पित्त प्रकृति का होगा, बिल्कुल सिकड़ू सा है, दुबला पतला है, वात प्रकृति का होगा। एक बनावट, शारीरिक बनावट से हमने उसको पहचान लिया। फिर स्वभाव, स्वभाव जैसे हमने पढ़ा उसमें गुस्सा ज्यादा आएगा, वो धैर्यवान होगा, क्षमावान होगा, उसके अंदर चंचलता होगी वात वाले के अंदर। चारित्रिक विशेषताओं,
आदि को देखकर किया जाता है। पहला सिम्टम तो ये है, ठीक है। उसके शरीर की बनावट को देख के उसको बता सकते हैं कि आप कैसे प्रकृति के व्यक्ति हो। स्वभाव को देख के, बातचीत करके, और चारित्रिक विशेषताएं कुछ होती हैं, उनको देख के हम उसका निर्धारण कर सकते हैं कि आप वात प्रकृति के हैं, पित्त के हैं या कफ प्रकृति के। आयुर्वेद के अनुसार इस प्रकृति का निर्धारण जन्म से पहले ही हो जाता है। शुक्राणु और अंडाणु के संयोग के समय जो दोष विद्यमान रहते हैं, उन्हीं के आधार पर बच्चे के शरीर का बनावट, उसका स्वभाव, मानसिक चारित्रिक गुणों का विकास होता है, ठीक है। तो ये तो पहले ही निर्धारित हो चुका कि आपकी प्रकृति कैसी बननी है, ठीक है, शुक्राणु और अंडाणुओं के संयोग के समय। उसके बाद आता है इन गुणों और विशेषताओं को ही आयुर्वेद में प्रकृति कहा गया है, ठीक है। अब महर्षि चरक के अनुसार 7 प्रकार की वृत्तियां होती हैं, प्रकृतियां होती हैं। वात वर्ग प्रकृति होती है, दूसरी पित्त प्रकृति होती है, तीसरी कफ प्रकृति होती है, चौथी प्रकृति होती है वात की और पित्त की प्रकृति होती है, पांचवी प्रकृति होती है वात की और कफ की होती है, और छठी प्रकृति जो होती है वो पित्त की और कफ की प्रकृति होती है, और सबसे लास्ट में जो होती है हमारी, वो होती है सम प्रकृति बोलते हैं उसको, या सम्निपातज भी बोल देते हैं, वो श्रेष्ठ व्यक्ति की होती है, ठीक है जी। ये श्रेष्ठ योगी में होती है, इसको सम्मिपातज भी बोलते हैं। इसमें हमारा वात, पित्त और कफ तीनों सम मात्रा में होते हैं, इक्वली होते हैं। इसको सम्मिपातज भी बोलते हैं, सम प्रकृति भी बोलते हैं, ठीक है। तो आपके सामने क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सम्मिपातज प्रकृति किसकी होती है, एक साधक की, एक व्यक्ति की, सामान्य की। कफ प्रकृति वाले व्यक्ति की, क्योंकि वो धैर्यवान होता है, ठीक है, और श्रेष्ठ योगी की, ऋषि मुनि की। तो आपके सामने बहुत सारे से मिलते जुलते आंसर आएंगे, चूज आपने करना है कि किसकी होती है, ठीक है। बाकी का हम ये फिर कल पढ़ेंगे। आज की क्लास को लेके किसी बच्चे का कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो, दोबारा समझना चाह रहा हो, आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। जी, कौन है? मुस्कान जी। सर मैं हिमांशी हूँ, ये दूसरे नंबर से ऐड किया है। सर मुझे ये पूछना था, जी आपने बताया कि हमारा शरीर किन तत्वों से बना है, तो आपने पहले तो बताया था 5 तत्वों से बना है, ये आकाश, वायु, जल, पृथ्वी। फिर अभी किसी ने आंसर दिया वात, पित्त, कफ। तो मतलब ये कंफ्यूजन कैसे है? पंच महाभूत है ना हमारे, उनको भी तत्व ही कहते हैं। और ये वात, पित्त, आप कफ थोड़ा को सा, दोष कहते हैं, तत्व कहते हैं? इनको तत्व भी कहते हैं, इनको दोष भी कहते हैं। जब ये इम्बैलेंस हो जाए तब इनको दोष कहते हैं, वैसे तत्व होते हैं। आप यहाँ कंफ्यूज हैं, ठीक है। जी सर, थैंक यू। जी, और किसी बच्चे का कोई डाउट हो? हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते।